इतिहास विषय की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। खास तौर से उन विद्यार्थियों का जो राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में इतिहास विषय में बीए थर्ड ईयर के लिए प्रवेश प्राप्त हैं, और आम तौर पर उन सब विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहते हैं, उन सब के लिए जो आज़ादी के बाद के भारत को समझना चाहते हैं, उसकी आर्थिक प्रगति को समझना चाहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद कई ऐसी चुनौतियां थीं आर्थिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए, जिनकी जड़ें अतीत में निहित थीं। उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद आर्थिक प्रगति के लिए जो रास्ता चुना, उस रास्ते को आर्थिक नियोजन या नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सबसे पहला सवाल जो एक विद्यार्थी के मन में उठना चाहिए वह यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था या नियोजन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जहाँ तक नियोजित अर्थव्यवस्था का सवाल है, इसका अर्थ बहुत सिंपल, सादा, सरल है, और वो ये है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्लान्ड वे में नियोजित तरीके से एक निश्चित समय के लिए आर्थिक प्रगति का ढांचा तय करना, योजना तैयार करना, एजेंडा बनाना और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसका पीछा करना, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें आज़ादी के पहले यानी कि गुलाम भारत की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह हर स्तर पर शोषण की शिकार थी। बहुत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम उसे कह सकते हैं, और अर्थव्यवस्था का जो तंत्र था, वो सूत्र था, वह सूत्र ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, जिसका मकसद ब्रिटेन का ही आर्थिक फ़ायदा पहुंचाना था। तो ऐसी स्थिति में आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक, पिछड़ी और शोषित अर्थव्यवस्था से निकालकर तेज़ गति से औद्योगिक विकास के मार्ग पर लाने के लिए और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं यहाँ की जनता की, उनको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था कि नियोजित तरीके से आर्थिक विकास किया जाए, बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास किया जाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों से मुक्त रखकर इस तरह से उसका विकास किया जाए कि जो गरीब तबका है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक उसका लाभ पहुँचे। तो विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था के ढांचे का विकास का ख्याल ऐसा नहीं है कि अचानक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ख्याल आ गया, बल्कि इस दिशा में हमारे जो पुरखे थे, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से चिंतन करने वाले लोग थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत से ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। और एमजी रानाडे और दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादियों के चिंतन में इसके कई सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये आर्थिक विचारक 19वीं शताब्दी में ये मानने लगे थे कि आर्थिक विकास के लिए राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है
और उसकी इस भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सारे पक्ष हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, ऊर्जा, बैंकिंग, वित्त, इन सब के विकास के लिए व्यापक तरीके से नियोजन की ज़रूरत थी और इसके लिए एक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव 1930 के दशक में ही कांग्रेस के मंच पर व्यापक चर्चा में था। इसी का परिणाम था कि 1938 में नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कर उप समितियों के माध्यम से योजना की तैयारी भी शुरू कर दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज़ादी के बाद आगे विकास के संबंध में कांग्रेस में और सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं में यह आम सहमति बन गई थी कि न केवल विकास की प्रक्रिया पर राज्य की देखरेख होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए उत्पादन प्रक्रिया में राज्य की सीधी भागीदारी होगी, तभी हम अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1950 को नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते थे, योजना आयोग की स्थापना की गई और इस योजना आयोग को व्यापक अधिकार दिए गए थे भारत के आर्थिक भविष्य के निर्धारण के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए। इस प्रकार समग्र आर्थिक विकास के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कर्णधारों ने आज़ादी के तुरंत बाद नियोजन के स्वरूप को अपनाया और इसमें 5 वर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि हम 5 वर्षों में कितना विकास करेंगे, किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे, विकास की दिशा क्या होगी, उसका बजट कैसा होगा, कहाँ से आएगा, ये सब बातें आगामी 5 वर्षों के लिए तय की जानी थी। और यह जो हमारा मॉडल है विकास का, ये हमने रूस से लिया था, क्योंकि रूस में बहुत पहले जो क्रांति हुई थी उसका आधार साम्यवाद और समाजवाद था, जिसका लक्ष्य आम जनता तक आर्थिक संसाधनों को पहुंचाना था। इस तरह से यह वह पृष्ठभूमि है जिसमें आर्थिक नियोजन को अपनाया गया और आज़ाद भारत के आर्थिक विकास का मॉडल तैयार किया गया। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वे कौन कौन से लक्ष्य थे जो आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत सरकार ने निर्धारित किए थे। लक्ष्य की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शोषण के कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली हो चुकी थी और ऐसी अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने के लिए नियोजन ही सबसे कारगर उपाय हो सकता था। अतः नियोजन द्वारा प्राथमिकताओं के आधार पर अर्थतंत्र के विभिन्न आयामों को ग्रोथ करने के लिए यानी कि समृद्धि करने के लिए यह ज़रूरी समझा गया कि नियोजन की यह प्राथमिकता तय की जाए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि हो। अगला जो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य था वह लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। आज़ादी के बाद जिन 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका अभाव था, उन पर आत्मनिर्भरता के लिए जोर दिया गया। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ भारी मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति के लिए उसका आयात किया जा रहा था। तो इससे
भारत को जो पहली उसकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, वह थी कि वह खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, और यह लक्ष्य आर्थिक नियोजन का भी रखा गया। फिर बुनियादी उद्योगों का भी अभाव था, और इस अभाव को दूर करने के लिए बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए मशीनरी, संयंत्र और उपकरणों का जो आयात किया जा रहा था, वह हिंदुस्तान की एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ था। इसलिए औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना भी भारत की शुरुआती प्राथमिकता थी। बचत का स्तर कम होने के कारण निवेश के लिए भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर थी। इस तरह से ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें थी जिन पर जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होकर ही भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था में अपने आप को ढाल सकता था। आर्थिक विकास और राजनीतिक जो विदेशी दबाव था, उससे मुक्त होने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान की पहली ज़रूरत बन गई। इसीलिए दूसरी योजना जो 1956 और 61 के बीच जारी रही, इस दौरान दूसरी योजना के दौरान जो लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया था कि हम जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करें, और द्वितीय विश्व युद्ध से जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, उसके चलते हुए उसकी जो प्राथमिकताएं थी उनको तीसरी योजना में निश्चित अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता हासिल करने का उद्देश्य पुनः घोषित किया गया था। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को धीरे धीरे हासिल करने के यथार्थ को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि ऐसी विदेशी सहायता ली जाए जिसकी मदद से उत्पादन और बचत बढ़ाकर आर्थिक क्षमता का विकास कर पाना संभव हो। यानी कि हम वस्तुओं का आयात करके भारी आर्थिक बोझ के तले दबें, इससे बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ों का आयात करें जिनसे हमारा उत्पादन भी बढ़े और हमारी बचत भी बढ़े, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता मजबूत हो। इस क्षेत्र में इस लक्ष्य को पाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिनका यहाँ जिक्र किया जाना चाहिए, जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। वो यह है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1977-78 तक खाद्यान्नों की दृष्टि से हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस देश के लिए जो आज़ाद होते ही भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर था, और इसके लिए उसने बहुआयामी प्रयास किए थे आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से। इसी तरह से भारी इंजीनियरिंग, मशीनी, औजार, लोहा, इस्पात और पूंजीगत उद्योगों के भारी विकास से इस क्षेत्र में भी देश को बहुत आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त हुई। जो देश ये कहा जाता था कि शुरू की स्थिति में एक सुई के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था, उसने शीघ्र ही भारी मशीनों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल की और उस दिशा में बड़ा कदम उठाया। और ऐसा कहा जाता है कि यदि पेट्रोलियम के मूल्य वृद्धि का संकट पैदा नहीं होता तो संभवतः और क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में भारत को सफलता मिल जाती। लेकिन फिर भी यह उपलब्धियां किसी भी दृष्टि से कमज़ोर नहीं थी, कम नहीं थी। आर्थिक नियोजन का एक और लक्ष्य था रोजगार। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी अंग्रेज़ों की देन थी। उन्होंने बहुआयामी तरीके से हिंदुस्तान में रोजगार खत्म कर दिए थे, कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया था और नए उद्योग विकसित नहीं हुए थे। जो उद्योग विकसित हुए थे उनका लक्ष्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाना था। तो आज़ादी के बाद जो एक बड़ी चुनौती थी वह थी बेरोजगारी। बेरोजगारी से निपट कर ही बेरोजगारी से जो जुड़ी हुई दूसरी समस्या थी गरीबी, उसका
मुकाबला किया जा सकता था, गरीबी को दूर किया जा सकता था। इसलिए गरीबी को दूर करने के लक्ष्य से, उद्देश्य से बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान आवश्यकता था। इसलिए आर्थिक नियोजन का एक जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया वह था रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन एक बड़ी खामी यह रही कि इसे कभी भी मुख्य उद्देश्य घोषित नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया नियोजन का। अशोक रुद्र का कहना है कि सरकार की कभी कोई रोजगार नीति नहीं रही है। यही कारण है कि आयोजन काल में तमाम कोशिशों और बातों के बावजूद बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ती रही। 1978 से लेकर 83 के बीच की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें अवश्य रोजगार को प्रधानता दी गई। 7वीं 8वीं योजना में भी इसे महत्व दिया गया, लेकिन योजना आयोग का यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण था कि निवेश के साथ साथ रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। वस्तुतः ऐसा तब होता जबकि निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले प्रत्येक निवेश परियोजना द्वारा रोजगार के अवसरों पर तकनीकी दृष्टि से विचार किया जाता। रोजगार के लक्ष्यों और उत्पादन तथा निवेश के लक्ष्यों के बीच तालमेल बिठाने के गंभीर प्रयास नहीं किए गए। परिणाम स्वरूप विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उतने रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए जितने कि नए लोग श्रम बाजार में आए, और इसका परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ती गई। इस तरह से हमने यहाँ कुछ उन लक्ष्यों की बात की जो नियोजन के लिए निर्धारित किए गए थे। अगली कक्षा में हम शेष उन लक्ष्यों की बात करेंगे जो नियोजन के पीछे निहित थे। थैंक यू।